साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य क्लासेज चैनल पर जितने भी साथी हैं नए हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में साथियों आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण में क्रिया और कार्य, उसके भेद और काल पर। तो साथियों, इसमें ये जो क्रिया है, काल है, ये आपके पीटीटी बीएसटीसी जो एग्ज़ाम है आगे 2023 में, उसमें भी काम आएंगे। और साथ ही साथ जो भी सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, या जिनका सपना है लेक्चरर या सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने का, तो उनके लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। साथियों, आपका प्यार और समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए आप अपना प्यार समर्थन बनाए रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। दोस्तों, क्रिया क्या होती है? तो क्रिया समझना बहुत ही आसान है कि क्रिया का मतलब होता करना। अब क्या करना? कोई काम करना, तो काम करना ही क्रिया है। यानी हम हिलते डुलते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो वो क्रिया है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, समझा जाए, उसे क्रिया कहते हैं। यानी हम कोई भी काम करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, तो वो क्रिया होती है अपनी। जैसे उदाहरण है पढ़ना, खाना और पीना। अब इसमें धातु भी है, ना लगाने से क्रिया बनती है, जाना इत्यादि। तो धातु क्या होती है, क्रिया कब बनती है, ये भी आगे हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, क्रिया विकारी शब्द है। विकारी और अविकारी दो है। विकारी का मतलब होता है जिस पर प्रभाव पड़ता हो, कर्ता, लिंग, कारक का, क्रिया का, जिसका रूप बदल जाए वो विकारी, और जिसका नहीं बदले वो अविकारी। तो क्रिया विकारी शब्द है और जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। ये हिंदी की अपनी एक विशेषता है। साथियों, आगे चर्चा करें कि क्रिया के मूल रूप को क्रिया क्या कहते हैं। तो क्रिया के जो मूल रूप है उसको धातु बोलते हैं, उसको धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं। अब धातु किसे कहते हैं, तो वो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखो आगे कि जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। जो क्रिया के किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, वो कैसे पाया जाता है? इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं। मूल अक्षरों से जैसे क्रिया बनती है ना, तो उसे धातु कहते हैं। कैसे? जैसे उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ना क्रिया को ले लें, तो पढ़ना शब्द में आपके इसमें ना प्रत्यय है, जो मूल धातु पढ़ शब्द के पीछे लगा है, तो वो क्रिया हो गई पढ़ना। अभी जैसे पढ़ शब्द है, वो क्या है? क्रिया नहीं है, ये धातु है। क्योंकि पढ़ बोला है, पढ़ना कहेंगे तो वो पढ़ना शुरू करेगा, तो क्रिया होगी। तो ये पढ़ शब्द धातु है और इसके पीछे ना लगेगा तो वो बन जाएगी पढ़ना। पढ़ना यानी वो क्रिया बन गई। इसी प्रकार से पढ़ना क्रिया की धातु पढ़ है। इसी प्रकार से खाना क्रिया में खा धातु है, ना लगाने से खाना बन गया। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो साथियों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक। आपका सपोर्ट और प्यार समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है मित्रों। तो जैसे चल प्लस ना, चल धातु है, ना क्रिया जोड़ दी, तो चलना, ना लगाते ही वो हो गई चलना। चल धातु थी, लेकिन चलना शुरू कब किया? जब ना लगाया। देख प्लस ना, देखना। तो इस प्रकार देख धातु है, मूल धातु, और ना क्रिया है। इन सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। यानी क्रिया के पीछे यदि ना है, उसको आप हटा दो तो वो जो पीछे रहता है वो रहता है, वो धातु रहती है। धातु की एक मोटी पहचान है। हिंदी में देखो साथियों, क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती है। तो इसमें क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा विशेषण से भी बनती है। जैसे काम प्लस आना तो कमाना, चिकना प्लस आना तो चिकनाना, है ना। तो ये विशेषण है। दोहरा प्लस आना, दोहराना, तो ये विशेषण और क्रिया संज्ञा से इस प्रकार बनती है। उसी प्रकार से देखो, अब आगे चर्चा करें हम धातु के भेद। तो व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है साथियों? दो प्रकार की धातु होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। एक तो मूल धातु होती है, एक यौगिक के जोड़ने पर जो बनती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं रहती, आश्रित। जैसे खा, देख, पी इत्यादि, ये मूल धातु है।
अब यौगिक धातु क्या होती है कि यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है, तो वो किसी के मिलने से बनती है, योग होता है उसमें। जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा, इस प्रकार धातुएं अनंत है। कुछ एकाक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी और चार अक्षरी धातुएं भी होती है। यौगिक धातु की रचना, अब यौगिक धातु भी तीन प्रकार की होती है, यह तीन प्रकार से बनती है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है। कई धातुओं को अब आप कहोगे कि ये प्रेरण अकर्मक और सकर्मक क्या है, तो ये भी आगे मैं समझाऊंगा। कर्म जहाँ मौजूद होता है, कर्म मौजूद नहीं होता तो वो कौन सी क्रिया होती है। साथियों, कई धातुओं को संयुक्त रूप से संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। संज्ञा और विशेषण से नाम धातु बनती है, वो नाम धातु कहलाती है। अब देखो यहाँ पर यौगिक क्रिया जो मिल के बनती है, दो या दो से अधिक धातुओं और दो से शब्दों के संयोग से, यानी मिल करके धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। तो जैसे चलना और चलाना, ये दो योग से बन गई। हंसना और हंसाना, तो दो या दो से अधिक धातु है यहाँ पर। हंसना हंसाना, चलना चल देना, ये दो से शब्दों के संयोग से जो बनती है वो यौगिक क्रिया होती है। उसी प्रकार से नाम धातु, जिसमें किसी का नाम होता है, तो नॉमिनल वर्ब कहते हैं जिसको, जो धातु संज्ञा और विशेषण से बनती है वो नाम धातु होती है। मित्रों, नाम धातु संज्ञा, नाम धातु जो है वो क्रिया विषय कहते हैं। जो धातु संज्ञा और विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से बन गया, हाथ है, नाम है हाथ का, हथियाना बन गया, हथियाना। संज्ञा से हथियाना बना। बात से बतियाना, ये आपके नाम धातु बन गई। नाम के पीछे जो है वो धातु। विशेषण से देखो, चिकना विशेषण है, गर्म विशेषण है, तो चिकनाना, गर्माना, इस प्रकार से ये विशेषण से नाम धातु क्रिया बन गई। मित्रों, आपको आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ समझ में नहीं आया हो या नहीं आ रहा हो। जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, ऊपर व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद किए गए। रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। अब हम समझेंगे अकर्मक और सकर्मक। तो सकर्मक और अकर्मक, जैसे ट्रिक में भी हम समझ सकते हैं इसमें कि नहीं है, श नहीं मौजूद, सहित। तो जिसमें कर्म होता है और जिसमें कर्म नहीं होता, बस अलग अलग पहचान है। तो अब देखते हैं हम। मित्रों, सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, जिसमें कर्म हो, जिसके साथ कर्म मौजूद हो या संभावना हो, अर्थात क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता से हो, पर जिसका फल किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु या कर्म पर पड़े, तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। कहने का मतलब है कि फल कर्म पर पड़े, वस्तु पर पड़े, दूसरी वस्तु पर, तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होता है। उदाहरणार्थ, श्याम आम खाता है, ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य में श्याम तो है कर्ता, खाने के साथ उसका कृत्य रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है, तो उत्तर आ रहा है आम खाता है। तो यहाँ पर आम उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब इसमें जो है वो सकर्मक क्रिया है। राम आम खाता है, श्याम आम खाता है, तो इसमें श्याम कर्ता हो गया, आम कर्म और खाना खाता, जिसे खाना क्रिया बनेगी वो हो गया आपकी क्रिया। इस तरह आम का सीधा संबंध खाने से है, अतः आम कर्म कारक है। या श्याम के खाने का फल किस पर पड़ रहा है, आम पर, यानी आम कर्म है, तो श्याम के खाने का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इस वजह से इसमें सकर्मक क्रिया। इसलिए खाना क्रिया जो है वो सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया कर्म छिपा रहता है अंदर, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है, तो यहाँ इसका उत्तर है इसमें कि वह क्या गाता है, वह क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, गीत गाता है, जैसे कर्म इसमें छिपे हुए। तो सकर्मक क्रिया बहुत आसान है साथियों मित्रों, कि जिसमें कर्म मौजूद होता है और जिसमें कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता है, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब देखो साथियों, अकर्मक क्रिया, तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर ही हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म होता ही नहीं। अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है, क्रिया का व्यापार और फल दूर से पर नहीं पड़ करके कर्ता पर ही पड़ता है, उसमें कर्म पर पड़ रहा था। उदाहरण के लिए राम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। राम क्या सोता है, ये ऐसे प्रश्न नहीं बन सकता, तो इसमें प्रश्न भी बनता है, और प्रश्न बने तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया।
श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, खुद के द्वारा ही, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता, करता पर ही, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान साथियों कैसे कर सकते हैं? तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको लगा करके आप कर सकते हैं। आपके सामने वाक्य आएगा, उसमें आप प्रश्न बना करके क्या और किसको के माध्यम से उत्तर मिल रहा है, तो उसमें आपके सकर्मक होगी। यदि आदि प्रश्न से करने होती है, यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि उसमें सकर्मक क्रिया, नहीं मिला है तो अकर्मक है। उदाहरणार्थ मारना, पढ़ना, खाना, इन वाक्य क्रियाओं में क्या किसे लगाकर प्रश्न किए जाएं तो उनके उत्तर इस प्रकार होंगे। प्रश्न है किसे मारा, तो किसे मारा, किशोर को मारा। प्रश्न है क्या खाया, तो कोई चीज़ खाई है तो कर्म है, खाना खाया। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो इसमें आपके जो है सभी उदाहरणों में क्रियाएं सकर्मक है। किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, राम क्या खाता है, राम खाना खाता है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है साथियों, और प्रसंग अथवा कर्त के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। जैसे उसका सिर खुजलाता है, अब ये तो अकर्मक हो गई। सकर्मक क्या होगी, वह अपना सिर खुजलाता है। वह किसका सिर खुजलाता है, तो वह अपना सिर खुजलाता है, तो उत्तर मिल रहा है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा कैसे भरता है, तो यहाँ पर अकर्मक हो गई। क्या और किसको आना चाहिए, मैं घड़ा भरता हूँ, तो भरना और मैं और घड़ा इसमें कर्म है, तो सकर्मक। तुम्हारा जी ललचाता है, तो अकर्मक है, कर्म है नहीं। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है, ये चीज़ें तुम्हारी क्या ललचाती है, जी ललचाती, तो इसमें इस प्रकार सकर्मक क्रिया है। जी घबराता है, विपदा मुझे घबराती है, विपदा किसको घबराती है, मुझे घबराती है। वह लजा रही है, वह तुम्हें लजा रही है, तो इसमें देखो सकर्मक और अकर्मक के ये उदाहरण है। अब साथियों कुछ और इसके भेद भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कर्म की दृष्टि से दो प्रकार, ये तो आपने पढ़ लिया, कर्मक सकर्मक, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है। और अकर्मक भी दो प्रकार की होती है, एक तो पूर्ण अकर्मक और एक अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण में मतलब पूर्ण रूप से वो अकर्मक है, और अपूर्ण में अधूरी है। तो पूर्ण अकर्मक, जिस अकर्मक क्रिया को अर्थ बताने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी हो, सहयोग लेने की आवश्यकता हो, तो वो होती है पूर्ण अकर्मक। जैसे राम सोता है, सीता हंसती है, मोर नाचता है, वह चोट से रोने लगता है, तो यहाँ पर सभी में क्रिया और करता ये कर्म है, नहीं तो अपूर्ण अकर्मक है। अपूर्ण अकर्मक है जिस अकर्मक क्रिया को साथियों अर्थ बताने के लिए पूर्व की आवश्यकता हो, सहयोग की आवश्यकता हो, हेल्प की आवश्यकता हो, उसे अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। ये भी तीन प्रकार की होती है, होना, बनना और निकलना। होना, बनना और निकलना। जैसे राम होगा, तो राम क्या होगा, तो पूर्ण अकर्मक है। राम डॉक्टर होगा, राम बनेगा, राम क्या बनेगा, राम साधु बनेगा, राम इंजीनियर बनेगा, तो ये वाक्य अपूर्ण है। वो लगाएंगे पूर्ण शब्द तब पूरा होगा। राम निकला, राम चोर निकला, राम चालाक निकला, राम शातिर निकला, तो ये लगाते हैं तब वो जो है वो पूर्ण अकर्मक बनती है, नहीं तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया। साथियों सकर्मक क्रिया बारे में थोड़ा और चर्चा कर ले। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है, ये आप ध्यान रखें विशेष तौर से। एक कर्मक, द्विव कर्मक और अपूर्ण सकर्मक। एक कर्म जिसमें एक कर्म होता है, द्विव कर्म जिसमें दो कर्म होते हैं एक ही वाक्य, और अपूर्ण सकर्मक जिसमें सकर्मक तो है लेकिन पूरी नहीं है। तो मित्रों एक कर्मक क्रिया जिसके साथ एक कर्म होता है मौजूद होता है, तो जैसे देखो राम ने केले खरीदे, तो यहाँ पर केला एक ही कर्म है, पुस्तक है, भोजन है, श्याम है, सभी में आपके एक कर्म है। किसी वाक्य के साथ क्या और को लगाकर किसको लगा कर्म की पहचान की जा सकती है। तो राम ने क्या पढ़ी, राम ने क्या खरीदा, राम ने क्या किया, राम ने किसको बुलाया, श्याम को बुलाया, तो ये सभी ऊपर उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए में एक कर्मक है। द्विव कर्मक जिस क्रिया में दो कर्म मौजूद रहते हैं। कैसे, कर्म भी दो प्रकार, एक मुख्य कर्म होता है साथियों, और दूसरा होता है गौण कर्म। तो मुख्य कर्म का महत्व ज़्यादा है, गौण का कम है। अब यहाँ जैसे मुख्य और गौण आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ पर देखो श्याम और पुस्तक दो कर्म है, जो इस एक वाक्य में दो कर्म है, इसलिए इसमें जो द्विव सकर्मक क्रिया है। जैसे गौण कर्म की पहचान है, जिसके साथ को आए, सजीव होता है और क्रिया से दूर होता है। अब मुख्य कर्म की पहचान क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, उसमें कौन नहीं होता है, निर्जीव होता है और क्रिया के बिल्कुल नज़दीक होता है। तो जैसे पुस्तक है, पुस्तक क्रिया के एकदम देना क्रिया के पास में है,
और श्याम शब्द जो क्रिया से दूर है, देना क्रिया से दूर है श्याम शब्द, इस वजह से वो गौण है। पुस्तक मुख्य कर्म है। तो जैसे एक और उदाहरण है साथियों कि माँ ने बालक को दूध पिलाया, तो यहाँ पर बालक को ये सजीव है, दूर है, और इसके साथ को भी है तो गौण कर्म है। दूध आपके निर्जीव है और ये आपके क्रिया के पास है, तो इस वजह से ये मुख्य कर्म है। अध्यापक ने लड़कों को हिंदी पढ़ाई, तो छोरों को या लड़कों को ये आपके गौण कर्म हो गया, मुख्य कर्म हो गया हिंदी। तो ये ऊपर पहचान आप याद करना चाहिए गौण और मुख्य कर्म की, कि गौण कर्म सजीव होता है, क्रिया से दूर होता है, को लगा रहता है, उसके उल्टी तीनों की पहचान जो है मुख्य कर्म की होती है साथियों। अब है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया को अर्थ बताने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती हो उसे पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको मानता हूँ तो वो क्या मानते हो, मैं आपको समझता हूँ, आप मुझे क्या समझते हो। तो ये जब शब्द लगाएंगे, मैं आपको विद्वान समझता हूँ, मैं आपको जो है वो अच्छा आपको भाई मानता हूँ, अच्छा साथी मानता हूँ, तो ये आप आराम से समझ गए होंगे साथियों कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया और उसके भेदों को। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके राय जरूर दें। एक लाइक जरूर करें वीडियो अच्छा लगा तो। बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें साथियों। संरचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार, इसमें भी हम पढ़ेंगे। देखो कि भी संरचना की दृष्टि से क्रिया के क्या भेद है। तो पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक। अभी आपको बता दिया ऊपर मुख्य क्रिया कौन सी है, जो क्रिया के पास है ना, जो निर्जीव है, तो उससे पहले आता है और कर्ष इस शब्द आता है, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण लिखा, राम खाकर चला गया, तो पहचान क्या है, जिस क्रिया के साथ कर लगे तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ खाकर, जाकर, आकर ये शब्द आए, आप समझ लेना वहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। मित्रों प्रेरणार्थ क्रिया, जिसमें कर्ता काम खुद नहीं करता, किसी दूसरी प्रेरणा से करता है, तो वहाँ पर होती है प्रेरणार्थ क्रिया। राम ने श्याम से पाठ पढ़वाया, तो यहाँ पर देखो राम खुद नहीं पढ़ रहा है, उसने श्याम से पाठ पढ़वाया। तो प्रेरक कर्ता कौन है, राम है, राम से प्रेरित कौन हो रहा है, श्याम, और पढ़वाया ये प्रेरणा है, प्रेरणार्थ क्रिया है। तो इस प्रकार आप आराम से समझ सकते हैं इसको। नाम धातु क्रिया 3 नंबर, संज्ञा शरण और विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं, जिसमें नाम होता है। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, है ना, आप है इसमें सर्वनाम है, गर्म है विशेषण है, ठंडा ठंडाना, शर्म शर्मना विशेषण है। तो लात, बात और फिल्म, ये इस प्रकार आपसे संज्ञा। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के माध्यम से उसमें जो पीछे क्रिया होती है, बनने वाली क्रिया होती है, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, 2 क्रिया मिलकर बनती है। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम आ गया, तो आना और जाना 2 क्रिया है, यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। इसमें देखो आपके साथ जो पहली क्रिया मुख्य क्रिया, वह बाद वाली शाही क्रिया होती है, ये आप ध्यान रखें। तो पहला आना मुख्य क्रिया है, जाना शाही क्रिया। मित्रों इसके बाद में आगे है समस्त क्रिया। दोस्तों जब 2 क्रिया मिल करके समास बनाती है, वहाँ जो है वो समस्त क्रिया होती है। समास में भी द्वंद्व समास ज़्यादा बनाती है। जैसे लड़के पढ़ लिख रहे हैं, तो यहाँ संयुक्त क्रिया है, समस्त क्रिया है, ये पढ़ना और लिखना समस्त क्रिया। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। मिश्र क्रिया, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण होती है 3 प्रकार की। उसके बाद में देखो आपके आज्ञार्थों को विधि क्रिया, जिसमें आज्ञा दी जाती है ना, याद आना, पीला पढ़ना, मिश्र क्रिया, बाहर होना। उसके बाद देखो समापिका क्रिया, जब कोई क्रिया वाक्य के अंत में आए तो समापिका कहते हैं। राम पत्र लिख रहा है, तो रहना लिखना ये अंत में है वाक्य के। लड़कियां नृत्य कर रही, करना रहना ये वाक्य के अंत में है क्रिया। और उसके बाद में देखो आपके साथियों असमापिका क्रिया, जो बीच में आती है या शुरू में आ जाती है, तो वह असमापिका क्रिया। जैसे दौड़ता हुआ, तो दौड़ना शब्द देखो बीच पहले ही आ गया। छात्र ने हंसते हुए, तो हंसना क्रिया बीच में आ गई, तो दौड़ता हुआ हिरण अच्छा लगता। लड़कों ने हंसते हुए गुरुजी को प्रणाम किया, अध्यापक को प्रणाम किया, तो यहाँ पर देखो हंसना दौड़ना यह समापिका क्रिया, जो बीच में है शुरू में आती है। चलता हुआ हाथी अच्छा लगता है,
तो चलना भी पहले आ गई शुरू में समापिका और असमापिका में, ये भेद है। असमापिका अंत में नहीं, शुरू और बीच में, और समापिका अंत में। तो इस प्रकार मित्रों ये क्रिया थी। आशा करता हूँ क्रिया आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और यदि आपको कुछ और समझना हो या कोई आपको ऐसा लगे कि और कुछ समझाना जो ज़रूरी था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं आप। अब हम पढ़ते हैं साथियों काल। तो काल जो समय होता है वो क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसके द्वारा कार्य व्यापार का समय और उसकी अवस्था का बोध होता है। तो जिसमें कार्य करने के समय का बोध होता है ना, वो काल कहलाता है साथियों। काल 3 भेद होते हैं, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। ये 3 प्रकार काल होते हैं। अब इसमें वर्तमान काल के भेद हैं, भूतकाल के और भविष्यत काल के भी भेद है साथियों। तो क्रिया के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान कहते हैं। यानी आप वर्तमान में हैं तो वर्तमान में हम काम करते रहते हैं, तो वो वर्तमान काल है। निरंतरता बनी रहती, कंटिन्यूटी। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, वो काम होता है जिस वर्तमान में काम करते हैं। जैसे वह खाता है तो वर्तमान में है, यहाँ खाने का कार्य व्यापार चल रहा है, अभी वो खा रहा है, खाया नहीं है उसने, समाप्त नहीं हुआ काम। वर्तमान काल के भेद बहुत ध्यान रखें, विशेष तौर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों, चाहे पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, चाहे अन्य एग्जाम हो। तो 5 भेद हैं इसके साथियों, कन्फ्यूज नहीं हो आप। अलग अलग जगह पर शायद अलग अलग कई भेद बताए, वो 5 भेद हैं जो बिल्कुल सटीक और सही है। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो ये 5 भेदों के नाम साथियों आप जरूर याद रखें। अब सबसे पहले वर्तमान काल के 5 भेदों में पहला भेद है सामान्य वर्तमान, जिसमें सामान्य रूप से काम होता है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है या घटित होता है, सामान्य वर्तमान। जैसे वह आता है, वह देखता है। तो तत्कालिक वर्तमान जो अभी हुआ है तुरंत ही, इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में ही हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है तो अभी जा रहा है, वो पढ़ रहा है, तो तात्कालिक वर्तमान। पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें काम पूर्ण रूप से हो चुका है, पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो वर्तमान है लेकिन उसने पुस्तक पढ़ ली, वह आ गया है, पूर्ण वर्तमान है। संदिग्ध में संभावना, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, डाउट हो, पर उसकी वर्तमान में संदेह, वर्तमानता में संदेह नहीं हो। जैसे राम खाता होगा, तो यहाँ होगा शब्द जो है ना वो संदिग्ध है। वह पढ़ता होगा, पक्का नहीं है, तो संदिग्ध वर्तमान। पढ़ता होगा है वर्तमान में लेकिन संदिग्ध वर्तमान। संभाव्य, इसमें देखो आपके, इससे वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है वर्तमान काल में। तो जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, है ना, कोई निश्चित नहीं है, डाउट है इसमें, संभाव्य संभावना है केवल। तो इसमें आया हो या वे लौटा हो तो संभाव्य। भूतकाल, दूसरा काल भूतकाल साथियों। मित्रों भूतकाल जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति बोध होता है, यानी भूतकाल का मतलब अतीत, विगत में जो हो चुका है काम, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का आया था, तो था है पीछे, वह खा चुका था, मैंने गाया, यानी गा लिया पहले, तो भूतकाल। तो उदाहरण है इस प्रकार पहचान। भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान के 5 भेद थे, इसके 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल जो पास हो, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल, जिसमें कारण होता है। ऐसा करता तो ऐसा होता, बारिश होती तो खेती करते, तो ये हेतु मत में कारण। सामान्य भूतकाल जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। मोहन आया, सीता गई, मोहन आया तो आ गया, वो सामान्य भूत है। सीता गई, इस प्रकार। आसन भूत जिसमें काम अभी निकट समय में ही समाप्त हुआ हो। तत्काल सूचना, मैंने आम खाया है, यहाँ पर देखो मैंने आम खाया है, आसन भूतकाल, यानी अभी काम आपने, आम अभी खाया आपने। मैं चला हूँ, अभी चले हो आप, आसन भूतकाल। उसके बाद पूर्ण भूतकाल जिसमें काम पूर्ण रूप से, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट समय का बोध होता है। उसने मुरारी को मारा था, तो मार दिया, मारा था, भूतकाल बीत चुका। वह आया था, तो पूर्ण भूतकाल, था लगा हुआ है। अपूर्ण भूतकाल जिससे ये ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का भी समय पता नहीं है, अपूर्ण है, अधूरा है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, तो वो गा रहा था, पूरा हुआ नहीं हुआ पता नहीं। गीता सो रही थी, तो वो देख के आया कि गीता सो रही थी, इस वजह से अपूर्ण भूतकाल, लेकिन थी लगे हुआ है, सो रही थी, भूतकाल है। संदिग्ध भूत, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो वो संदिग्ध। जैसे तुमने गाया होगा, तू गाया होगा, है ना, तो ये संदिग्ध है, डाउटफुल मामला है।
हेतु हेतु मदभूत, इसमें ये बता देता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी। मैं आता, तू जाता, वह खाता, है ना। मैं आता तो ये काम जरूर हो जाता, बादल मंडराते तो बारिश हो जाती, बारिश होती तो खेती किसान खेती करते। तो इस प्रकार ये है हेतु हेतु मदभूत। अब अगला अंतिम काल है साथियों भविष्यत काल। मित्रों भविष्यत काल में मतलब है काम आगे होगा, फ्यूचर में होगा। क्रियाओं को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जो भविष्य में होने वाला वह कल घर आएगा, तो भविष्य की बात है, आगे आएगा। 3 भेद है इसके, तो उसमें 5, 6 और 3, ये आप ध्यान रखें। 5, 6 और 3 भेद। ये भेदों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार प्रतियोगी परीक्षा में। भविष्यत काल के 3 भेद है साथियों, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, भविष्य और हेतु हेतु मत भविष्य, जिसमें कारण होता है। सामान्य भविष्य इससे ये प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, आगे होगी। जैसे मैं पढ़ूंगा वह जाएगा, तो आगे है काम, अभी होना है। संभाव्य भविष्य में जिससे भविष्य में संभावना होने की कार्य के होने की संभावना है। जैसे संभव है रमेश कल आए, है ना, आए नहीं आए तो संभाव्य भविष्य। हेतु हेतु मत में इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वे आए तो मैं जाऊं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया भूतकाल में, है ना। वे कमाए तो खाएं, है ना, बारिश हो तो खेती करें। तो ये इस प्रकार हेतु हेतु मद में कारण होता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं भाई की। तो मित्रों क्रिया और काल इस तरह समझ में आगे होंगे आपको। वर्तमान के 6 भेद, नहीं 5 भेद, भूतकाल के 5 भेद और इसके भविष्य के 3 भेद। मित्रों वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।